अस्सलामुअलैकुम। ये हमारा मायोटोम्स एंड डर्मेटोम्स का पार्ट नंबर 2 है। वहाँ पर हमने देखा कि मायोटोम्स जो हैं वो क्या होते हैं, डर्मेटोम्स क्या होते हैं, कौन से एरिया को सप्लाई कर रहे होते हैं। फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी हमने उनके डेफिनेशन और उनके एरिया देख लिया कि कहाँ-कहाँ पर जो है वो हम उनको चेक कर सकते हैं और कैसे वो कर सकते हैं। अब जो सेकंड पार्ट है इसमें हम क्लिनिकल टेस्टिंग वगैरह देखेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि हम पेशेंट्स में कैसे टेस्ट करते हैं कि अगर अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी में हम कैसे जो है वो चेक करते हैं। द मोटर सिस्टम मेयोटोम्स टेस्ट ऑफ द अपर लिम्ब एंड द लोअर लिम्ब की हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो पूरा पैराग्राफ है इसमें ये मेंशन किया है कि अगर हम पेशेंट को हम सिटिंग टेबल के ऊपर बिठाएंगे, एग्जामिनेशन टेबल के ऊपर हमने उसको सिटिंग पोजीशन में बिठा दिया और अगर पेशेंट में कोई भी पैरालिसिस या वीकनेस होगी तो वो आपको पता चल जाएगी जब वो कोई भी एबनॉर्मल पोजीशन जो है या एबनॉर्मल पोस्चर अडॉप्ट कर लेगा। ऑब्वियसली जहाँ पर वीकनेस होगी वो उस साइड पर टिल्ट हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि जो हमारी अपर एक्सट्रीमिटी होती है ना, अगर उसमें सेंट्रल लीजन हुई हुई है तो उस वजह से क्या होगा कि उसकी जो है वो वीकनेस होगी एक्सटेंसर्स की देन द फ्लेक्सर्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी। उसके एक्सटेंसर्स ज़्यादा वीक होंगे। अगर हम लोग लोअर एक्सट्रीमिटी की बात करें तो इसके ऑपोजिट होगा कि उसके फ्लेक्सर्स जो हैं वो ज़्यादा वीक होंगे एज़ कम्पेयर टू एक्सटेंसर्स। तो ऐसे भी हमें कुछ आइडिया हो जाएगा कि अगर हम लोग उसको इरेक्ट पोजीशन में बैठा रहे हैं और पेशेंट जो है ना वो एबनॉर्मल पोस्चर पे अडॉप्ट कर रहा है। सो नेक्स्ट ये है कि हम सिस्टमेटिकली चलते हैं, चीज़ों को देखते हैं, मेजर मसल ग्रुप्स को पहले एग्जामिन करते हैं और हर मसल ग्रुप में ना सबसे पहले हम उसकी अपीयरेंस के ऊपर बात करते हैं कि मसल वास्टेड तो नहीं है, हाईली डेवलप तो नहीं है या फिर नॉर्मल है। उसके बाद हम टोन को चेक करते हैं कि वो फ्लैसेड, क्लोनिक या नॉर्मल तो नहीं है। इस पे हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे कि हम कैसे असेस करते हैं या कैसे देखते हैं कि मसल की टोन कैसे देखते हैं या हम उसकी जो है वो वास्टिंग कैसे चेक करते हैं और नॉर्मल मसल कैसा होता है। उसके बाद ये कि टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ अ मसल ग्रुप की हम लोग स्ट्रेंथ चेक कर रहे होते हैं, एमएमटी करनी होती है जैसे। ओके, सो नेक्स्ट इज मसल स्ट्रेंथ ग्रेडिंग। मसल स्ट्रेंथ ग्रेडिंग एमएमटी जो हम करते हैं ना वो हम किस बेसिस के ऊपर करते हैं। इसमें हमारे पास 5 ईयर्स होते हैं। सबसे पहले हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। इसमें जब कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही होती तो हम उसको जीरो ग्रेड देते हैं। नंबर सेकंड पे हमें थोड़ी सी जो है ना वो पाल्पेटरी मूवमेंट थोड़ी थोड़ी कुछ कॉन्ट्रैक्शन नज़र आ रही होती हैं तो हम उसको 1 ग्रेड देते हैं। और अगर जो है वो पेशेंट मूव कर रहा है, पेशेंट इज एबल टू एक्टिवली मूव द मसल व्हेन द ग्रेविटी इज एलिमिनेटेड, जब ग्रेविटी नहीं है, ठीक है, तब हम उसको 2 ग्रेड देते हैं। और 3 जो है वो हम ग्रेड उसको तब देते हैं जब वो फुल मूवमेंट परफॉर्म करे और ग्रेविटी अगेंस्ट कर रहा है, खुद करेगा, एक्टिव मूवमेंट करेगा। और फोर्थ ग्रेड हम उसको तब देंगे जब वो पार्शियल रेजिस्टेंस के साथ एंड अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है वो वर्क करेगा। और फिफ्थ हम उसको तब देंगे जब हम उसको सही फुल जो है वो रेजिस्टेंस उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और वो मूव कर रहा है, मतलब कि दिस इज़ अ नॉर्मल मसल स्ट्रेंथ जो 5/5 होती है। सो अब ये हमारे पास ये है कि सबसे पहले हम डेल्टॉइड से स्टार्ट करते हैं। डेल्टॉइड की पहले हमें अपर एक्सट्रीमिटी से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोअर एक्सट्रीमिटी देखेंगे। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि C5 शोल्डर। अब हमने जैसे कि देखा था कि हमारे पास जो डर्माटोम्स है ना, C5 को कौन सप्लाई कर रहा होता है, आपका मायोटोम्स में, बल्कि सॉरी, जो डेल्टॉइड मसल होता है उसको हमारे पास जो है वो C5 नर्व रूट जो है वो इनर्वेट कर रही होती है। अब कौन सी नर्व होती है? एक्सिलरी नर्व के ज़रिए से, ठीक है। तो हमने डेल्टॉइड से स्टार्ट करना है। आस्क द पेशेंट टू रेज बोथ देयर आर्म्स। वो पेशेंट जो है वो क्या करेगा, दोनों हाथ उसने रेज कर लिए हैं, ठीक है, ऊपर उठा लिए साइमल्टेनियसली। और आपने क्या करना है, अब एग्जामिनर जो है उसको रेजिस्टेंस देगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, रेजिस्टेंस देगा और चेक करेगा कि जो है वो कितनी इसके अंदर स्ट्रेंथ है। डेल्टॉइड की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए ये, तो दोनों साइडों पे जो है वो हम देखेंगे, स्ट्रेंथ चेक करेंगे राइट और लेफ्ट साइड दोनों के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अब हमने जो है वो क्या कर लिया है कि नेक्स्ट आस्क द पेशेंट टू एक्सटेंड एंड रेज बोथ आर्म्स इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है। आर्म्स उसने इस तरीके से अपने आगे जो है वो रेज कर दी है और पेशेंट्स के आपने आईज जो हैं ये क्लोज करवा दी हैं, ठीक है, और 10 तक काउंटिंग करनी है। और अगर उसकी आर्म्स इसी तरह रह रही हैं जगह पर, ठीक है, नॉर्मली जिस जगह पर उसने रखी हुई है अगर वो उधर ही है तो इट्स नॉर्मल। लेकिन अगर इफ़ देयर इज़ अपर एक्सट्रीमिटी वीकनेस, अगर उसकी अपर एक्सट्रीमिटी की वीकनेस होगी ना, देयर विल बी अ पॉजिटिव प्रोनेटेड ड्रिफ्ट होगी, ठीक है, इन विच द अफेक्टेड आर्म विल प्रोनेट। प्रोनेटेड ड्रिफ्ट का क्या मतलब है कि जो अफेक्टेड आर्म होगी ना वो प्रोनेट हो जाएगी। अभी तो ये सुपिनेशन में है ना, वो प्रोनेट होगी और वो फॉल कर जाएगी, ठीक है, लाइक वो उसको होल्ड नहीं कर सकता। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी वीकनेस।
ओके, तो प्रोनेटल ड्रिफ्ट हमें क्या इंडिकेट कर रही है कि हमारी अपर मोटर न्यूरॉन की क्या हो रही है, वीकनेस हुई हुई है। इन अपर मोटर न्यूरॉन वीकनेस सुपिनेशन इज वीकर देन द प्रोनेशन इन द अपर एक्सट्रीमिटीज लीडिंग टू अ प्रोनेशन ऑफ द अफेक्टेड आर्म। सुपिनेशन क्या होती है, वीकर होती है देन प्रोनेशन। तो इसलिए क्या होता है कि जब हमने उसको इस तरीके से बताया स्पाइन में जो है वो आर्म्स को एक्सटेंड करवा के, तो वो क्या होता है, प्रोनेशन हो जाती है। तो जिसको हम लोग प्रोनेटेड ड्रिफ्ट कह रहे होते हैं। तो इसमें पता चल जाता है कि इसकी क्या है, अपर मोटर न्यूरॉन की क्या हो रही है, वीकनेस हो रही है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि C6 पे आ जाते हैं कि C6 क्या करवा रही होती है, एल्बो की फ्लेक्शन करवा रही होती है, ठीक है ना, और रिस्ट की एक्सटेंशन होती है। टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द लोअर आर्म फ्लेक्शन बाय होल्डिंग द पेशेंट रिस्ट फ्रॉम अबव एंड इंस्ट्रक्टिंग देम टू फ्लेक्स योर हैंड टू द शोल्डर। मतलब कि उसको आपने इंस्ट्रक्ट करना है कि वो क्या करे, एल्बो की फ्लेक्शन करे और आपने उसको रेजिस्ट करना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि उसके बाइसेप मसल की स्ट्रेंथ कितनी है। दोनों साइडों पे आपने क्या करना है, रिपीट और कंपेयर करना है दोनों तो ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि बाइसेप मसल इज इनर्वेटेड बाय C5 एंड C6 नर्व रूट विया द मस्कुलर कुटेनियस नर्व जो है वो इसको क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है। सो नेक्स्ट ये है कि हमने ये कहा था कि C6 जो है वो आपकी बाइसेप की फ्लेक्शन भी करवा रही है और रिस्ट की एक्सटेंशन भी करवा रही है। तो इसी तरह हम कह देते हैं कि रिस्ट के जो एक्सटेंसर्स होते हैं ना वो इनर्वेट होते हैं C6 और C7 नर्व रूट से विया द रेडियल नर्व इनको सप्लाई कर रही होती है। और जो रेडियल नर्व होती है ना उसको ग्रेट एक्सटेंसर ऑफ द आर्म भी कहते हैं, क्योंकि वो सारे एक्सटेंसर्स को सप्लाई कर रही होती है। इनर्वेट्स ऑल द एक्सटेंसर मसल्स इन द अपर एंड द लोअर आर्म के जितने भी एक्सटेंसर्स हैं उनको रेडियल नर्व सप्लाई कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है C7 एल्बो की एक्सटेंशन करवा रहा होता है। और हम देख लेते हैं कि ट्राइसेप मसल है, ठीक है, जो एल्बो एक्सटेंसर है हमारे पास, उसको कौन इनर्वेट कर रहा है, रेडियल नर्व ही इनर्वेट कर रही है। C6 एंड C7 ये हमने पीछे भी देख लिया कि जितने भी एक्सटेंसर मसल्स हैं उनको कौन, रेडियल नर्व जो है वो कर रही होती है। इस तरह आपने जो है वो एक्सटेंशन करवानी है, रेजिस्टेड एक्सटेंशन करवा के जो है वो चेक कर लेंगे हम दोनों साइडों पे बायलेटरली। उसके बाद आ जाता है C8 फिंगर फ्लेक्शन रहती है। C8 में क्या होती है, फिंगर फ्लेक्शन होती है। एग्जामिन द पेशेंट्स हैंड को आप लोगों ने एग्जामिन करना है, उसके हैंड को, इसके इंट्रिंसिक हैंड, उसका थीनार और हाइपोथीनार मसल वास्टिंग चेक करनी है पहले आप एग्जामिनेशन में। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस तरीके से जो है वो क्या कर लिया है कि पेशेंट की जो है वो फिस्ट के अंदर फिंगर्स दी हुई है एग्जामिनर ने, और उसको पहले कहा है कि उसने क्लोज किया, ठीक है ना। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है, इन फिंगर्स को अपनी तरफ मूव कर रहा है, लाइक बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसको नहीं करने देगा। तो इससे हम लोग जो है वो उसकी स्ट्रेंथ चेक करेंगे फिंगर के जो फ्लेक्सर्स होंगे। तो फिंगर फ्लेक्शन जो होती है ना, इज इनर्वेटेड बाय द C8 नर्व रूट विया द मीडियन नर्व जो होती है उसको सप्लाई कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, फिंगर एबडक्शन एंड एडक्शन की हम लोग बात करते हैं। टेस्ट द इंट्रिंसिक हैंड मसल्स वंस अगेन बाय हैविंग द पेशेंट एडक्ट। हाँ, इसमें अब क्या होता है कि हम लोग इसकी एडक्शन करवा देते हैं, सिर्फ फैनिंग ऑफ द जैसे होती है ना, उसको कहते हैं कि फिंगर एडक्शन या एबडक्शन या फिर फैनिंग हम कहते हैं। इनर्वेटेड बाय द T1 नर्व रूट विया द अल्नर नर्व, ठीक है। वो उसको अब रेजिस्ट कर रहा है एग्जामिनर आगे से, तो लेकिन वो क्या कर रहा है, उसको बंद करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। C8 एंड T1 अब हम कहते हैं कि थंब एपोजिशन होती है, ठीक है ना। थंब एपोजिशन इज इनर्वेटेड बाय द C8 एंड T1 नर्व रूट्स वेयर द मीडियन नर्व ही इसको सप्लाई कर रही होती है। हमने पिंच ग्रिप टेस्ट लाइक हाँ, ये कंप्लीट मोटर एग्जामिनेशन अब कंप्लीट हो रही है अपर एक्सट्रीमिटी की, है। There's the strength of a thumb apposition by telling the patient to touch the tip of their thumb to their tip of their pinky finger को वो क्या करे, अपने thumb से टच करे, लाइक एपोजिशन जैसे होती है। अप्लाई द रेजिस्टेंस टू द थंब विद योर इंडेक्स फिंगर से जो है उसकी रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है और इसको जो है वो दोनों साइडों पर, दोनों थम्स पे करके कंपेयर करना। अच्छा, उसके बाद आ जाती है L1 एंड L2। हमें पता है कि हिप फ्लेक्शन जो है वो करवा रहे होते हैं, जिसको फीमोरल नर्व सप्लाई कर रही होती है, हिप फ्लेक्सर्स होते हैं। तो इसको आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की हम बात स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट टेस्ट ऑफ फ्लेक्शन ऑफ द हिप बाय आस्किंग द पेशेंट टू लाई डाउन एंड रेज एंड ईच लेग सेपरेटली विद एग्जामिनर जो है उसको रेजिस्ट कर रहा है। और वो लाइक जैसे हम लोग SLR करवाते हैं, उसमें क्या होता है कि हिप के फ्लेक्शन इन्वॉल्व होते हैं। इलियोसॉस मसल्स का जो है ये टेस्ट होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम नी एक्सटेंसेस की बात करते हैं। हमने लाइक किक आउट पोजीशन बनवा ली है, द पेशेंट टू किक आउट और एक्सटेंड, ठीक है ना। ये किक आउट पोजीशन हमने बना ली। अब हमने हाथ जो है वो एग्जामिनर प्लेस करता है उसकी नी के नीचे, ठीक है। जस्ट उसको स्टेबलाइज किया हुआ है उसने, ठीक है, पकड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ होल्ड ही किया हुआ है उसको यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से उसकी जो लोअर लेग है ना, उसके जो सुपीरियर है उसको उसने क्या किया, उसको ग्रैब किया हुआ है सुपीरियर सरफेस को। तो अब उसको वो क्या कह रहा है, किक आउट पोजीशन में, या फिर वो कह रहा है उसको एक्सटेंड करो। इससे क्या हो रहा है कि वो
इसके क्वाड्रिसेप मसल्स की स्ट्रेंथ को चेक करें, इसके क्वाड्स के मसल्स को। क्वाड्स क्या है, नी एक्सटेंशन करवाते हैं ना, नी एक्सटेंसर्स होते हैं। तो नी एक्सटेंशन बाय द क्वाड्रिसेप मसल्स इनर्वेटेड बाय द L3 एंड L4 नर्व रूट, ये द फीमोरल नर्व होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन। हमें पता है कि L4 एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन करवा रहा होता है, इनर्वेटेड बाय द पेरोनियल नर्व होती है इन्वॉल्व इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, डॉर्सिफ्लेक्शन जो है वो करा के चेक कर लेनी है, रेजिस्टेंट डॉर्सिफ्लेक्शन। ग्रेड 2 की एक्सटेंशन की बात करें तो वो हमारे पास L5 करा रहा होता है। एंड एक्सटेंशन रिजल्ट्स लॉन्गेस्ट मसल इज ऑलमोस्ट कंप्लीट इनहिबिटेड बाय L5 जो मसल होता है ना, वो नर्व रूट इसको सप्लाई कर रही होती है। आज द पेशेंट टू मूव द लार्ज टो अगेंस्ट एग्जामिनर रेजिस्टेंस, वो उसको अप्लाई कर रहे हैं ना, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट उसको मूव करेगा, अपने फेस की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा उसको, मतलब कि रेजिस्टेंस एक्सटेंशन करवा रहे होते हैं हम लोग उसको, ठीक है। अब S1 एंड S2 की अगर हम लोग बात करें तो हम कहते हैं कि जो एंटर प्लांटर फ्लेक्शन होती है एंकल की, वो S1 एंड S2 जो है वो नर्व रूट करवा रही होती है टिबियल नर्व से, और जो हैमस्ट्रिंग्स होते हैं उसको नर्वेट कर रही होती है L5 S1 नर्व रूट पे, तो शार्टिक नर्व का जो रूट होता है, ठीक है। बाकी इसमें इसी तरह टेस्ट होती है नॉर्मली, जो रेजिस्टेंट पोजीशन करके हम उसको जो है वो कर लेते हैं। लेवल्स ऑफ इंजरी ऑफ स्पेसिफिक मसल्स की अगर हम लोग बात कर लें ना, कि अगर C1 टू C3 आपके स्पाइनल कॉर्ड के डैमेज होती है तो आपका टेट्राप्लेजिया होता है, ठीक है। और ये वजह सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, सर्वाइकल पैरास्पाइनल्स होते हैं, स्टर्नोक्लेइडोमास्टाइड होता है, नेक के एक्सेसरी मसल्स होते हैं, और पार्शियल इनर्वेशन होती है आपके डायफ्राम की, ठीक है। टेट्राप्लेजिया हो रहा होता है। अगर C4 होए तो हमारे पास फर्दर इनर्वेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द पैरास्पाइनल मसल्स, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास C5 आ जाता है। C5 में बाइसेप आ जाता है, ठीक है। बाइसेप है हमारे पास एल्बो फ्लेक्सिस डेल्टोइड रोम्बॉइड पार्शियल इनर्वेशन ऑफ सीरेटस एंटीरियर, शोल्डर फ्लेक्शन एक्सटेंशन एंड एबडक्शंस, ठीक है। ये सारे जो है वो इन्वॉल्व होते हैं फिर इसके साथ। C6 हमारे क्या है, रिस्ट के एक्सटेंसर्स। C7 और 8 ट्राइसेप को कर रहे होते हैं, एल्बो एक्सटेंसर्स होते हैं इसके अंदर, और फिंगर फ्लेक्सर्स होते हैं। T1 टू T9 अगर कोई डैमेज होता है ना स्पाइनल कॉर्ड में, तो हमारे पास पैराप्लेजिया होता है, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक फिंगर फ्लेक्सर्स होते हैं, और इंटरकोस्टैलिस और पैरा एंड द सेक्रोस्पाइनलिस मसल्स आपके जो है ना वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। T10 टू 12 की अगर हम लोग बात करें तो लोअर एब्डोमिनल एंड इंटरकोस्टल आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट हम कहते हैं L1 टू S5। अब हमने देखा L1 L2 जो है वो हिप के फ्लेक्सर्स को सप्लाई कर रही होती है, L3 जो है वो नी के एक्सटेंसर्स को, L4 जो है वो एंकल के डॉर्सी फ्लेक्सर्स हैं, L5 आपके जो लॉन्ग टो मतलब कि बिग टो के एक्सटेंसर्स हैं, और S1 और S2 जो है वो प्लांटर फ्लेक्सर्स होते हैं एंकल के। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारी स्लाइड है, इसमें हमने ये देखना है कि कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड जो इंजरी होती है ना, उसमें क्या होता है कि इनकम्प्लीट जो इंजरी होती है इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है इसकी कुछ एबिलिटी है मैसेजेस सेंड करने की अभी भी ब्रेन को, वो कम्प्लीटली लॉस्ट नहीं हुई थी। उसका मतलब है कि आपकी कुछ सेंसेशंस होंगी और कुछ मूवमेंट पॉसिबल होंगी बिलो द लेवल ऑफ इंजरी। जो आपका लेवल ऑफ इंजरी है वहाँ से नीचे कुछ सेंसेशंस और कुछ मूवमेंट्स पॉसिबल होंगी, लेकिन अगर कंप्लीट इंजरी आपको हो जाती है तो वहाँ पर सेंसरी और मोटर फंक्शन दोनों लॉस हो जाएंगे, टोटल लैक ऑफ सेंसरी एंड मोटर फंक्शन बिलो द लेवल ऑफ इंजरी हो जाएगा। So that was all about the myotomes and dermatomes and their specific tests. Thank you so much. Like, share, comment, and subscribe.